हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। डीएसए ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एल्गोरिदम का फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज करके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होता है, देन किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम का अगर फंक्शन एक्सप्रेशन निकालना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो आप यहां पर इमेज के अंदर देख सकते हो। तो सबसे पहला रूल क्या है कि ईच स्टेटमेंट टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कभी भी एल्गोरिदम का टाइम पीरियड सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, हम हमेशा उसको यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में हमेशा कितना टाइम लगेगा, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। वही स्टेटमेंट अगर हम 10 टाइम्स लिख देते हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज 10 यूनिट्स ऑफ टाइम। देन सेकंड रूल क्या है, दैट इज इफ देयर इज एनी कांस्टेंट वैल्यू वी कैन डिनोट इट बाय 1। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर फंक्शन एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आते हैं तो हम हमेशा उसको 1 से डिनोट कर देते हैं, जैसे आप यहां पर एग्जांपल भी देख सकते हो। देन थर्ड रूल क्या था, अ लूप रनिंग n टाइम्स टेक्स n यूनिट ऑफ टाइम। जैसे फॉर लूप हो गया, तो फॉर के अंदर अगर हम कंडीशन के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज i इज लेस देन और इक्वल्स टू n, तो ये कितने टाइम्स लूप चलेगा, दैट इज n टाइम्स। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इस लूप को एग्जीक्यूट होने में n टाइम्स लगेगा, n यूनिट ऑफ टाइम लगेगा इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट होने में। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज इग्नोर कांस्टेंट्स। अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर कभी कोई कांस्टेंट इस टाइप से आता है, जैसे 5n या फिर 5n स्क्वायर, कुछ भी अगर इस टाइप से आता है तो हम हमेशा यहां पर कांस्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं या फिर उनको हम इग्नोर करके चलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लाई नेस्टेड लूप्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर लूप्स है, मल्टीपल नेस्टेड फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर अगर एक और फॉर लूप आ गया तो उस केस में हम हमेशा फंक्शन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज n into n, दैट इज n स्क्वायर। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर 2 सेपरेट लूप्स देन ऐड देयर कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारे पास एक के बाद एक अलग अलग फॉर लूप हैं तो उस केस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नेस्टेड के केस में, और अलग अलग अगर लूप्स हैं तो उनको हम ऐड कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉप लोअर पावर। अगर हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन में कभी भी इस टाइप से पावर्स आ रही हैं, किसी की पावर n क्यूब है, किसी की पावर n रेज टू पावर 5 है, किसी की n रेज टू पावर 2 है, दैट इज n स्क्वायर, तो इस केस में हम हमेशा हाईएस्ट पावर को ही एज्यूम करते हैं, लोअर पावर्स को हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी एल्गोरिदम का फंक्शन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो ये रूल्स आप लोगों को हमेशा फॉलो करने हैं, ये रूल्स आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। ओके, अब बात करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। तो यहां देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जस्ट मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इसको आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इन सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में। सिमिलरली स्पेस है या स्टोरेज है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमबी, केबी या फिर जीबी में। या फिर किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जस्ट कैटेगराइजेशन है जिनके थ्रू हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम हमारे पास यहां पर भी है, हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जस्ट मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम डीएसए के अंदर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां मैं सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इज दीज आर मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज n। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जस्ट मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं। किसकी हेल्प से, दैट इज इनपुट साइज की वजह से। जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज ग्रो होगा वैसे वैसे हमारा एल्गोरिदम किस टाइप से रिएक्ट करेगा, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, दैट इज एसिम्प्टोटिक
एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का। सो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स पर कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान रखना है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं वो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज बिग ओ, सेकंड वन इज ओमेगा जिसे हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, देन थर्ड वन इज थीटा जिसे हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, देन फोर्थ इज लिटिल ओ जिसे हम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फिफ्थ वन इज लिटिल ओमेगा जिसे हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये 5 टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज देखो बिग ओ जो है वो किसी भी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस रिप्रेजेंट करता है। ये चीज का ध्यान रखना, ये जो है ये किसी भी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस बताएगा कि अगर हमारे पास एल्गोरिदम में साइज हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो एल्गोरिदम हमारा किस टाइप से काम करेगा। तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? दैट इज बिग ओ का। देन नेक्स्ट इज ओमेगा। ओमेगा जो है वो किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट केस बताता है कि एल्गोरिदम जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कब करेगा। देन नेक्स्ट इज थीटा जो बेसिकली एवरेज या फिर एग्जैक्ट केस बताता है, दैट इज एग्जैक्ट केस कि कोई भी एल्गोरिदम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर कितने एग्जैक्ट टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज लिटिल ओ जो बेसिकली अपर बाउंड बताएगा, एंड नेक्स्ट इज लिटिल ओमेगा जो लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं जो आपको याद रखने। बट यहां पर अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है? दैट इज बिग ओ। इंडस्ट्री के अंदर भी या फिर इंटरव्यूज के अंदर भी सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दैट इज बिग ओ। हमेशा एल्गोरिदम का वर्स्ट केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है वो मैं अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो बिग ओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोगों को ओमेगा एंड थीटा भी थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि ये भी चीज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है। तो आज के दिन हम लोग इन तीनों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। लिटिल ओमेगा एंड लिटिल थीटा ये बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आप लोग चाहो तो अभी के लिए इनको इग्नोर कर सकते हो, राइट। सो यहां पर बात करें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज बिग ओ। बट ऐसा क्यों है? इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी जाती है उसको आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, ये मेरे पास एक स्टूडेंट है, अब इसके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है और एक इसके पास मैथ्स है। तो अगर हम यहां पर बात करें स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा है, इसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। जबकि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में वो एवरेज है, इसमें वो एवरेज लेवल पर परफॉर्म करता है। बट अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में वो अच्छा नहीं है, मैथ्स में वो सबसे ज्यादा वर्स्ट है। तो अब आप एक चीज बताओ, आप लोगों के पेरेंट्स या फिर आप लोगों का स्कूल वो सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा? अगर वो यहां पर इस स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना चाहता है तो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा? वो हिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे या फिर फिजिक्स के ऊपर या मैथ्स के ऊपर? ऑब्वियसली वो मैथ्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा है? दैट इज मैथ्स। मैं हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी का मैथ्स अच्छा भी होता है, ठीक है। तो मैथ्स जो है वो अगर इस स्टूडेंट का सबसे खराब है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स या फिर स्कूल वो सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करेंगे, वो इसको इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे ताकि आप फेल ना हो जाओ। सिमिलरली हम लोग हमारे एल्गोरिदम को कभी भी अगर डिस्क्राइब करते हैं तो हमेशा वर्स्ट केस के लिए डिस्क्राइब करते हैं कि सबसे खराब कंडीशन के अंदर हमारा कौन सा एल्गोरिदम वो किस टाइप से परफॉर्म करेगा। ऐसा ना हो कि अगर हम ज्यादा इनपुट प्रोवाइड करने लग जाएं तो हमारा एल्गोरिदम फेल हो जाए। अगर हम इस चीज को ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। सिमिलरली हम हमारे एल्गोरिदम में वर्स्ट केस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हमारा एल्गोरिदम भी फेल ना हो जाए। तो इस वजह से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो फोकस पार्ट रहता है दैट इज बिग ओ, और इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज बिग ओ। हालांकि ओमेगा एंड थीटा के भी आज मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं।
हूं। ओके, तो अब हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू हम हमारे एल्गोरिथम का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं इन वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां देखो, तो एग्जांपल 1 हम लेते हैं जिसमें हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज ट्रेवर्स एन एरे। तो अगर आप लोग एरे को ट्रेवर्स करना चाहते हो तो आप लोग फॉर लूप लगाओगे। ये बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा कि आप लोगों को एक फॉर लूप लगाना होता है जिसकी मैं इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट करता हूं दैट इज फ्रॉम 0, देन आई शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस और n यहां पर क्या रहेगा दैट इज एरे लेंथ। और उसके नीचे हम कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जैसे system.out.println। अगर हमारे पास ये एरे है तो मैं यहां पर arr ऑफ i जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या एक सिंपल फॉर लूप है जिसके थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अब यहां पर फर्स्ट स्टेप देखो, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इसका फंक्शन एक्सप्रेशन मैं कैलकुलेट करूंगा। तो फंक्शन एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, fn इसका क्या हो जाएगा दैट इज n, क्योंकि हमारे पास क्या है फॉर लूप है और ये फॉर लूप कितने टाइम्स चल रहा है दैट इज n टाइम्स। तो इसका फंक्शन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा दैट इज fn इक्वल्स टू n। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक फॉर लूप है जो यहां पर ट्रेवर्स हो रहा है दैट इज n टाइम्स और इसके अंदर मेरे पास एक और फॉर लूप आ गया जिसको मैं यहां पर ट्रेवर्स करवा रहा हूं फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स और इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्रिंट वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास नेस्टेड लूप आ गया। अब ये जो बाहर वाला जो फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप है, ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा दैट इज n टाइम्स। ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा दैट इज n टाइम्स। एंड इनर फॉर लूप ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा दैट इज 10 टाइम्स। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी दैट इज 10n। तो अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो इसका हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा दैट इज 10n। और यहां पर अगर हम बात करें तो कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो एट लास्ट इसका फंक्शन एक्सप्रेशन, या फिर मैं अलग से प्रोवाइड कर देता हूं, इसका फंक्शन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा दैट इज n। तो देखिए अगर हम इस टाइप से बात करें तो इसका भी फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है दैट इज fn इक्वल्स टू n और इसका भी फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है दैट इज fn इक्वल्स टू n। अब यहां एक चीज समझो, एरे के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे एरे को ट्रेवर्स करने का टाइम भी इंक्रीज होता रहेगा। इसको आप ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर यहां मेरे पास टाइम आ जाएगा और यहां मेरे पास n आ जाएगा दैट इज नंबर ऑफ इनपुट्स। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास टाइम भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ इनपुट अगर ज्यादा होते हैं तो हमारे पास यहां पर टाइम भी ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ग्राफ, सो ये वाला ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता रहेगा। तो जैसे जैसे हमारे पास एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एरे को ट्रेवर्स करने का टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके बेस्ट केस या वर्स्ट केस निकालता हूं तो क्या रहेगा, मतलब मैं यहां पर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जा रहा हूं। तो कैसे निकाल लेंगे, बेस्ट केस इसका क्या रहेगा दैट इज ओमेगा एन। ओमेगा एन से हम इसका बेस्ट केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज एवरेज केस। एवरेज केस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं दैट इज थीटा एन से। एंड वर्स्ट केस हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज बिग ओ ऑफ एन से, दैट इज ओ एन। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस वाले एल्गोरिदम की, तो इस एल्गोरिदम का फंक्शन एक्सप्रेशन क्या रहेगा दैट इज fn इक्वल्स टू n। और मैं अगर इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये कुछ इस टाइप से कर सकता हूं जिसमें हमारा ग्राफ ये लीनियरली एक्सपेंड कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग जब मैं यहां पर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूं, बेस्ट केस हमारे पास आ रहा है ओमेगा एन, एवरेज केस हमारे पास आ रहा है थीटा एन एंड वर्स्ट केस हमारे पास आ रहा है दैट इज ओ एन, बिग ओ ऑफ एन। तो यहां पर ये सारे के सारे सेम हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, वो तीनों सेम है। सेम यहां पर भी है। अगर मैं
इस वाले एल्गोरिदम के लिए बात करता हूं जिसका फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ रहा है, तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस वो बिल्कुल सेम ही यहां पर रहने वाला है। ध्यान रखना, वो यहां पर बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो जब भी हम एरे को ट्रैवर्स करते हैं उस केस में हमारे पास बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस वो सेम रहेगा। बट बहुत सारे एल्गोरिदम्स में ये डिफरेंट भी रहते हैं। अब उसका एक एग्जांपल करते हैं। तो यहां देखो, अब यहां पर मैं लीनियर सर्च का एक एग्जांपल लेता हूं। सो ये हमारे पास क्या है, दैट इज एग्जांपल 2, दैट इज लीनियर सर्च। तो मुझे क्या काम करना है, एरे के अंदर, जैसे ये मेरे पास बहुत बड़ा एरे है, ये मेरे पास बहुत बड़ा एरे और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है तो उसका एल्गो क्या रहेगा, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। दैट इज, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा और एरे को मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दूंगा। कहां से, जीरो इंडेक्स पोजीशन से। तो i इक्वल्स टू 0, देन i शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो यहां पर n क्या है, दैट इज लेंथ, एरे की लेंथ रहेगी। और यहां पर सिंपल मैं इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा कि हमारे पास अगर एरे के अंदर किसी भी इंडेक्स पोजीशन पर जो एलिमेंट है अगर वो मैच हो जाता है टारगेट एलिमेंट से, तो ये टारगेट एलिमेंट वो है जो एलिमेंट में सर्च कर रहा हूं, तो फिर वो यहां पर क्या चीज प्रिंट कर देगा, दैट इज एलिमेंट फाउंड। और इफ पार्ट हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल एल्गोरिदम है। या फिर आप यहां पर प्रिंट करने की जगह पर आप एक काम और कर सकते हो, आप यहां पर रिटर्न ट्रू कर दो कि जैसे ही उसको एलिमेंट मिल जाएगा वो यहां पर क्या काम करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा कि एलिमेंट उसको मिल चुका है, राइट। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम आ गया। अब सबसे पहले तो हम इसका फंक्शन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फंक्शन एक्सप्रेशन क्या रहेगा, दैट इज fn इक्वल्स टू n। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर नहीं, मैं इसको नीचे की साइड लिख देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज fn इक्वल्स टू n। बट क्या ये कंप्लीट है, क्या ये हमारे पास प्रॉपर है, नहीं है। कैसे, ये चीज समझो। मैं इससे ज्यादा बेटर लिख सकता हूं, दैट इज i प्लस 1। क्यों, वो चीज समझो। देखो i मेरे पास यहां पर इंडेक्स वैल्यू है, मैं केसेस बताने वाला हूं। सबसे बेस्ट केस क्या रहेगा, पहले ये चीज समझते हैं। देखो इस एल्गोरिदम में सबसे बेस्ट केस ये रहेगा कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो है 10, वो सबसे पहले प्रेजेंट है। तो हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो सबसे पहले मिल गया, सबसे कम टाइम उसने लिया, तो ये हमारे पास बेस्ट केस रह जाएगा। तो हमारा जो एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पोजीशन पर आ गया, जीरो इंडेक्स पोजीशन पर मिला, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0 प्लस 1, दैट इज 1, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास बेस्ट केस क्या रहेगा कि हमारा एलिमेंट जो है वो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे मिल गया और उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ओमेगा 1 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर हमारे पास एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा। देन आ जाओ सेकंड केस पर, दैट इज एवरेज केस। एवरेज केस इसका क्या रहेगा कि हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट है वो एरे के मिड में अवेलेबल है, वो एरे के मिड में अवेलेबल है। तो कितना टाइम लेगा, वो हाफ टाइम लेगा। तो यहां पर हमारे पास अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज केस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा n डिवाइड बाय 2। और अगर आप कांस्टेंट को यहां पर रिमूव कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज थीटा n। तो यहां पर एवरेज केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास टारगेट एलिमेंट जो है वो हाफ पोजीशन पर उसको मिल जाएगा, जो भी एरे की लेंथ होगी वो उसको हाफ पोजीशन पर मिल जाएगा। तो हम यहां पर कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास एक वर्स्ट केस भी आ जाता है। वर्स्ट केस हमारे पास क्या रहेगा कि टारगेट एलिमेंट जो है वो सबसे लास्ट पोजीशन पर है या फिर वो टारगेट एलिमेंट उसको मिला ही नहीं। तो हमारे पास अगर वो लास्ट पोजीशन पर है तो क्या आ जाएगा, दैट इज इंडेक्स वैल्यू, हमारे पास लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, दैट इज लेंथ माइनस 1, दैट इज n माइनस 1। तो fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज n, क्योंकि n माइनस 1 प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज n। तो यहां पर मैं वर्स्ट केस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज बिग O ऑफ n से मैं रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पर देख रहे हो, यहां पर हमारे पास 3 केसेस आ रहे हैं। बेस्ट केस वो हो गया अगर हमारे पास टारगेट एलिमेंट वो यहां पर मिल गया, जिस केस में हम ओमेगा 1 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेट इज 1, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू क्या है, डेट इज 0, तो 0 + 1 डेट इज 1 हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन आ जाएगा और हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन एवरेज केस क्या रहेगा कि वो हमारे पास एरे के मिडिल में मिल सकता है, टारगेट एलिमेंट जो है वो हमारे पास एरे के मिड में मिल सकता है, तो हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो कांस्टेंट है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, तो थीटा एन हमसे हम लोग उसको एवरेज केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वर्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा कि टारगेट एलिमेंट हमारे पास सबसे लास्ट में है या फिर टारगेट एलिमेंट उसको मिला ही नहीं, तो उस केस में हम लोग किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज बिग O ऑफ n। तो यहां पर भी हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेट इज fn = n। तो इस टाइप से हम हर एक एल्गोरिदम का अलग अलग केस निकालते हैं कि किस एल्गोरिदम या फिर किस केस में वो एल्गोरिदम बेस्ट परफॉर्म करेगा, किस केस में वो एवरेज परफॉर्म करेगा, और सबसे वर्स्ट केस हमारे पास क्या रहेगा, सबसे वर्स्ट केस में वो किस टाइप से अपनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो इस टाइप से हम हर एक एल्गोरिदम का बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस निकालते हैं, बट सबसे ज्यादा हम लोग वर्स्ट केस पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे पास यहां पर लैक्स ऑफ एलिमेंट हैं तो फिर हमें किसी भी एलिमेंट को, टारगेट एलिमेंट को सर्च करने में एक्चुअली कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप से हम लीनियर सर्च के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहां पर एक और एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल 3, दैट इज बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास कुछ भी एल्गो आ जाएगा। मैं यहां पर एल्गो लिख नहीं रहा हूं, बट आप लोग एल्गो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, नेट से एक बार आप लोग जरूर देख लेना। बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम मैं आगे जाकर आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये इमेज एक बार आप लोग देख सकते हो, ये बाइनरी सर्च का सिंपल एल्गोरिदम है, राइट। सो हमारे पास एल्गोरिदम आ गया। अब हम यहां पर बाइनरी सर्च का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, तो क्या रहेगा, पहले तो बाइनरी सर्च काम कैसे करता है, वो हमेशा एरे को डिवाइड करके चलता है। जैसे ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, एरे के अंदर यहां पर बहुत सारे इस टाइप से एलिमेंट्स हैं, तो क्या रहेगा हमारे पास, ये जो एरे है ये हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 2 एरे यहां पर आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। देन हमारे पास अगेन ये वाला एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो बेसिकली यहां पर बार बार वो इस टाइप से डिवाइड होता रहता है। प्रॉपर डायग्राम नहीं है ये, मैंने जस्ट वैसे रिप्रेजेंट किया है। सो बाइनरी सर्च के केस में हम क्या काम कर रहे हैं, एरे को डिवाइड बाय 2 करते जा रहे हैं। सो अब यहां पर इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसके बेस्ट केस पर। तो बेस्ट केस यहां पर क्या रहेगा, बेस्ट केस ये रहेगा कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो मिडिल में मिल जाए। क्यों, क्योंकि मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, एरे को डिवाइड करूंगा। डिवाइड क्यों करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर एरे के मिड में उस एलिमेंट को सर्च करूंगा और फिर चेक करूंगा कि क्या जो टारगेट एलिमेंट है वो मिड में है या नहीं है। अगर मिड में मिल गया तो बेस्ट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज ओमेगा ऑफ 1, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पर ही सबसे मिड में एलिमेंट मिल गया। बट अगर मिड में नहीं मिलता है, फिर मैं चेक करता हूं कि टारगेट एलिमेंट जो है वो छोटा है उससे या फिर बड़ा है। अगर छोटा है तो फिर मैं लेफ्ट साइड में उसको सर्च करूंगा, और अगर वो वाला एलिमेंट बड़ा है तो फिर मैं मिड वाले एलिमेंट से कंपेयर करके राइट हैंड साइड में उसको सर्च करूंगा। तो सेकंड टाइम पर हमारे पास लिस्ट जो है वो आधी रह जाएगी। ये पॉइंट का ध्यान रखना कि हम यहां पर जब सर्च कर रहे हैं एलिमेंट को, तो एरे की लेंथ क्या हो रही है, एरे की लेंथ हर बार यहां पर हाफ होती जा रही है। क्लियर है चीज। तो इस टाइप से हर बार एरे की लेंथ जो है वो हाफ हाफ होती चली जाएगी, यस या नो। तो इस केस में हमारे पास जो फंक्शन एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, डेट इज log n। तो ये चीज का ध्यान रखना। बाइनरी सर्च के केस में हमारे पास लिस्ट जो है वो हाफ हाफ होती जा रही है, और उस केस में हमारे पास जो फंक्शन एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, डेट इज log n। तो अब अगर हम यहां पर बेस्ट केस के बाद अगर अब हम यहां पर एवरेज केस चूज करते हैं, तो एवरेज केस हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, डेट
इज थीटा ऑफ log n। सिमिलरली अगर हम यहां पर वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज बिग O ऑफ log n। तो ध्यान रखना एवरेज केस एंड वर्स्ट केस जो है वो सेम है, जबकि बेस्ट केस हमारे पास क्या है कि एलिमेंट जो है वो हमारा डायरेक्टली मिड में मिल गया। तो इस टाइप से हमारे पास हर एक एल्गोरिदम का बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस आता है। बट सबसे ज्यादा जो हम कंसीडर करते हैं वो कौन सा करते हैं, डेट इज वर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस ही हम एल्गोरिदम का कंसीडर करके चलते हैं कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उस एरे के अंदर या फिर एल्गोरिदम का इनपुट साइज बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पर हमारा एल्गोरिदम वो किस टाइप से परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से हम हमेशा वर्स्ट केस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सो आई होप यहां से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसी भी एल्गोरिदम की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, देन बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस क्या होता है, यहां पर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को किस टाइप से यूज करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बट यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट का और ध्यान रखना है कि हमारे पास पहले से कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट हैं। यहां पर भी अगर आप लोग देख रहे हो तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो ज्यादातर कुछ इस टाइप से मिलेगी। हालांकि बहुत सारे टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं बट कुछ बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं जो मैं यहां पर आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, ये इनके नेम आ जाएंगे और ये इनके एग्जांपल्स हैं कि वन जो है उसे हम कांस्टेंट टाइम बोलते हैं और वन जो है वो किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दैट इज रिटर्न वैल्यू। हम कभी भी वैल्यू रिटर्न करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। एरे के एलिमेंट्स को अगर हम एक्सेस करते हैं तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दैट इज 1। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज log n, जिसे हम लोगरिथमिक टाइम बोलते हैं। तो बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है दैट इज log n। सिमिलरली लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है दैट इज n, जिसे हम लीनियर टाइम भी बोलते हैं। इवन सिंगल लूप का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही होता है। तो इस टाइप से ये हमारे पास कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये इनके नेम आ जाएंगे और ये इनके एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ये कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है। हालांकि इनके अलावा और भी बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं बट ये सबसे कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है। अब इसमें सबसे अच्छी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कौन सी है, दैट इज 1। दैट मींस के एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना या फिर वैल्यू रिटर्न करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर, इसको हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें n हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स आ जाएंगे और यहां हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं दैट इज कांस्टेंट टाइम की, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज 1, जिसे हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स चाहे जितने मर्जी इंक्रीज करो उसका टाइम जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। बट अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, दैट इज log n, तो इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस के ये भी नंबर ऑफ इनपुट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा कम टाइम ही इंक्रीज करता रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा और इसी की वजह से log n भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देन हमारे पास आ जाता है दैट इज n, लीनियर टाइम, जो कि लीनियर सर्च या फिर सिंगल लूप के लिए यूज होता है, जिसे हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर टाइम हमारे पास ये रहेगा, ये हमारे पास क्या था, दैट इज log n। तो ये हमारे पास लीनियर टाइम रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज होते जाएंगे टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज होता रहेगा। देन हमारे पास है n log n, जिसे हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज n log n। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज होते रहेंगे वो टाइम जो है बहुत ज्यादा लेता रहेगा और n log n जो है वो किसका होता है, दैट इज मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट का क्या रहता है, दैट इज n log n। देन हमारे पास आता है दैट इज n स्क्वायर। तो n स्क्वायर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो n स्क्वायर जो है वो हमारा कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाता है। n क्यूब की अगर हम बात करें तो n क्यूब जो है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा। एट 2 रेज टू पावर n की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा और अगर हम फैक्टोरियल टाइम की बात करें दैट इज n नॉट, तो वो हमारे पास कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता रहेगा। तो
इस टाइप से हमारे पास ये कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो सबसे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दैट इज 1। उसके बाद जो अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज log n। उससे थोड़ी कम जो अच्छी है दैट इज n। उससे जो थोड़ी कम अच्छी है दैट इज n log n। बट ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है या फिर सबसे खराब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज n नॉट, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो इस टाइप से हम सिंपल ग्राफ के थ्रू इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी नेम्स और इनके एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगर आप लोगों को ये कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज याद हो गई तो आप लोग किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसका ग्राफ इजीली आप लोग प्लॉट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आज आप लोगों को एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं, किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।